हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग बढ़िया रहेंगे और आप लोग अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन सुपर डुपर बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग लगा रहे होंगे आपके चैप्टर 1 यूनिट 2 के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। ठीक है, वो जो एडीएएस वाले क्वेश्चंस है, कंजम्पशन फंक्शन वाले क्वेश्चंस हैं, एमपीसी वाले क्वेश्चन, मल्टीप्लायर वाले क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चंस जो है बेटा वो हम लोग आज के सेशन में कवर अप करने वाले हैं स्टडी मटेरियल से। तो आप लोग अपना अपना स्टडी मटेरियल अपने साथ रखो, हम लोग स्टडी मटेरियल के सारे क्वेश्चंस लगा लेंगे। और बिलीव मी, अगर आपने स्टडी मटेरियल के सारे क्वेश्चंस कर रखे हैं तो एग्जाम में ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा जो आप हैंडल ना कर पाओ। ठीक है, स्टडी मटेरियल से ही क्वेश्चन बनेगा। आपको बस स्टडी मटेरियल को बेस बना के चलना है, उसके सारे क्वेश्चंस आपको कवर अप करने हैं। उसके बाद आप आरटीपी एमटीपी एक बार चेक कर लेना, आपको पता लग जाएगा कि सर सारे के सारे क्वेश्चंस जो बनते हैं वो स्टडी मटेरियल से ही बनते हैं। राइट, तो चलिए टाइम वेस्ट किए बिना हम लोग हमारा सेशन जो है वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज जो कि यूज होने वाले हैं उन्हें रिवाइज करेंगे और उसके बाद सारे क्वेश्चंस को कवर अप करके चलेंगे। ठीक है, सबसे पहला फॉर्मूला जो आपको ध्यान रखना है वो है एग्रीगेट डिमांड का। एग्रीगेट डिमांड किसके बराबर होती है? सी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस आई इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, जी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लस एक्स माइनस एम नेट एक्सपोर्ट्स। तो आपका जो एग्रीगेट डिमांड है दैट विल बी इक्वल्स टू प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड एक्स माइनस एम यानी कि नेट एक्सपोर्ट्स। राइट, अगर आप इस फॉर्मूले को ध्यान से देखें तो ये फॉर्मूला एक्सपेंडिचर मेथड वाला ही फॉर्मूला है जो आपने एक्सपेंडिचर मेथड में पढ़ा था। राइट, तो एक्सपेंडिचर मेथड से जब नेशनल इनकम निकाली जाती है वहां पर भी इन चारों चीजों को ही यूज किया जाता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट सप्लाई जो होती है वो नेशनल इनकम के बराबर होती है। एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल्स टू नेशनल इनकम और ये कंजम्पशन और सेविंग्स के बराबर होता है, क्योंकि जो नेशनल इनकम होती है वो या तो कंज्यूम होती है या तो वो सेव होती है। तो एग्रीगेट सप्लाई विल बी इक्वल्स टू नेशनल इनकम और वी कैन से कंजम्पशन प्लस सेविंग्स। अच्छा, ये मैंने जो एडी का आपको फॉर्मूला दिया है ये 4 सेक्टर मॉडल का है। ये 4 सेक्टर मॉडल का फॉर्मूला है जिसमें कि C प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम आता है। अब यहां पर 3 सेक्टर मॉडल भी हो सकता है। अगर क्वेश्चन में 3 सेक्टर मॉडल आएगा तो ये 3 चीजें आएंगी। एक्स माइनस एम नहीं गिवन रहेगा, यानी कि ये क्लोज्ड इकोनॉमी बोली जाएगी। और अगर 2 सेक्टर होगा तो गवर्नमेंट का खर्चा भी नहीं गिवन होगा, आपको सिर्फ क्या गिवन रहेगा? C प्लस आई। जब इकोनॉमी इक्विलिब्रियम पे होती है उसकी एग्रीगेट डिमांड उसकी एग्रीगेट सप्लाई के बराबर होती है। इकोनॉमी जब इक्विलिब्रियम पे होती है तो उसकी एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के बराबर होती है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि एग्रीगेट डिमांड नेशनल इनकम के बराबर होती है, क्योंकि एग्रीगेट सप्लाई इनकम के बराबर ही होता है। तो अगर इकोनॉमी इक्विलिब्रियम पे है तो उसकी एग्रीगेट डिमांड नेशनल इनकम के बराबर होगी। राइट, इस चीज को हमेशा दिमाग में रखना क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन इसी इक्वेशन से आपके सामने सॉल्व हो जाएंगे। अब ये जो आपका सी है, ये जो आपका सी है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ये कैसे निकलेगा? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर निकालने के लिए हमारे पास होता है बेटा कंजम्पशन फंक्शन। कंजम्पशन फंक्शन, अगर क्वेश्चन में कोई भी टैक्सेस नहीं है, क्वेश्चन में अगर कोई भी टैक्सेस नहीं है तो आपका कंजम्पशन फंक्शन होता है C इज इक्वल्स टू सी बार प्लस बी वाई। सी बार क्या होता है? सी बार होता है ऑटोनॉमस कंजम्पशन। ऑटोनॉमस कंजम्पशन क्या होती है? जब आपके पास नेशनल इनकम जीरो हो तब भी आपका जो एक्सपेंडिचर हो रहा हो कंजम्पशन पे उसे हम लोग ऑटोनॉमस कंजम्पशन बोल के चलते हैं। आपके पास कोई भी इनकम नहीं है और उसके बाद भी जो आपको पैसा खर्च करना पड़ रहा है अपनी बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए, दैट इज व्हाट, दैट इज योर ऑटोनॉमस कंजम्पशन। राइट, अच्छा तो C किसके बराबर होता है? C होता है C बार प्लस B बाय Y। तो नेशनल इनकम हो गई। B का मतलब क्या हो गया? B का मतलब हो गया मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। B का मतलब क्या हो गया? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। तो अगर टैक्सेस एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं तो कंजम्पशन फंक्शन विल बी C बार प्लस बी वाई। और अगर आपके पास टैक्सेस एग्जिस्ट कर रहे हैं, टैक्सेस एग्जिस्ट कर रहे हैं लेकिन आपके पास कोई भी ट्रांसफर इनकम नहीं है, टैक्सेस एग्जिस्ट कर रहे हैं लेकिन कोई भी ट्रांसफर इनकम आपके पास नहीं है, तो क्या होगा सर? आपका कंजम्पशन फंक्शन जो होगा दैट विल बी C बार ऑटोनॉमस कंजम्पशन प्लस B, B मतलब
आपका एमपीसी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, और बी का मल्टीप्लाई वाईडी से कर देंगे। वाईडी किसको रिप्रेजेंट करता है बेटा? वाईडी रिप्रेजेंट करता है आपके डिस्पोजेबल इनकम को। ये किसको रिप्रेजेंट करता है बेटा? ये रिप्रेजेंट करता है आपकी डिस्पोजेबल इनकम को। तो अगर टैक्सेस एग्जिस्ट कर रहे होते तो हम y की जगह पर क्या लेके चलते हैं बेटा? हम y की जगह पर क्या लेके चलते हैं? YD लेके चलते हैं। और YD का मतलब क्या होता है? डिस्पोजेबल इनकम। कैसे निकलेगी? y में से t को माइनस कर दिया जाएगा, y में से t को माइनस कर दिया जाएगा, YD आ जाएगा। अब t का मतलब क्या है? t का मतलब आपका t बार प्लस ty, टी बार प्लस टी बार। टी बार क्या हो गया? टी बार हो गया ऑटोनॉमस टैक्स, जो आपको पे करना ही पड़ेगा। और स्मॉल टी का मतलब क्या हो गया? प्रोपोर्शनल टैक्स, जो आपकी इनकम पे लगेगा। टी बार क्या हो गया? फ्लैट टैक्स, जो आपको पे करना ही करना है, इनकम हो चाहे ना हो। स्मॉल टी का मतलब क्या हो गया? ये वेरी करेगा अलोंग विद इनकम। स्मॉल टी जो है वो 0.1 हो सकता है, 0.2 हो सकता है, 0.3 हो सकता है। मतलब कि अगर आप 1 रुपए की इनकम कमाओगे तो आप 0.1 का टैक्स पे करके चलोगे, प्रोपोर्शनेट, राइट। तो टी का फंक्शन याद कर लीजिएगा। टी के फंक्शन में क्या आएगा? टी इज इक्वल्स टू टी बार प्लस स्मॉल टी वाई, राइट। इसके बाद अगर आपके पास कंजम्पशन फंक्शन कैलकुलेट करना है, जिसमें आपके पास टैक्स भी है और ट्रांसफर इनकम भी है, टैक्स भी है और ट्रांसफर इनकम भी है, तो कैसे निकलेगा? सी विल बी इक्वल्स टू सी बार प्लस बी वाई डी। वाई डी मतलब डिस्पोजेबल इनकम। अब डिस्पोजेबल इनकम में क्या आएगा? y माइनस टी प्लस ट्रांसफर इनकम, y माइनस टी प्लस ट्रांसफर इनकम। और t का मतलब वही t बार प्लस टी वाई, टी बार प्लस टी वाई, राइट। इसके बाद अगला फॉर्मूला निकल के आता है मल्टीप्लायर। मल्टीप्लायर का फॉर्मूला जब टैक्सेस एग्जिस्ट ना कर रहे हो। मल्टीप्लायर क्या बताता है? मल्टीप्लायर बताता है कि अगर इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज किया जाए तो उससे आपकी नेशनल इनकम कितनी इंक्रीज हो जाएगी, ये मल्टीप्लायर आपको बताता है। मल्टीप्लायर किस पे डिपेंड करता है? एमपीसी पे। जितना ज्यादा आपका एमपीसी होगा उतना ज्यादा आपका मल्टीप्लायर होगा, जितना कम एमपीसी होगा उतना कम आपका मल्टीप्लायर निकल कर आएगा। मल्टीप्लायर का फॉर्मूला क्या होता है? मल्टीप्लायर का फॉर्मूला होता है डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। डेल्टा वाई मतलब चेंज इन इनकम और डेल्टा आई मतलब चेंज इन इन्वेस्टमेंट। तो चेंज इन इनकम डिवाइड बाय चेंज इन इन्वेस्टमेंट। इसी का एक और फॉर्मूला होता है 1 डिवाइड बाय 1 माइनस एमपीसी, 1 डिवाइड बाय 1 माइनस एमपीसी। और एक फॉर्मूला बन के आ गया 1 डिवाइड बाय एमपीएस, 1 डिवाइड बाय एमपीएस, क्योंकि आपको पता है एमपीसी और एमपीएस किसके बराबर होते हैं? 1। अगर आप एमपीसी और एमपीएस का सम करेंगे तो आपके पास 1 आएगा। तो सर एमपीएस का फॉर्मूला क्या होगा? एमपीएस का फॉर्मूला होगा 1 माइनस एमपीसी। तो आप 1 माइनस एमपीसी बोलो या एमपीएस बोलो, एक ही बात है, राइट। अच्छा, अगर आपको टैक्सेस गिवन है क्वेश्चन के अंदर तो क्या हो जाएगा? अगर आपको क्वेश्चन में टैक्सेस गिवन है तो मल्टीप्लायर का फॉर्मूला हो जाएगा k इज इक्वल्स टू 1 डिवाइड बाय 1 माइनस बी मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस टी। 1 डिवाइड बाय 1 माइनस बी, 1 माइनस बी मतलब एमपीसी, 1 डिवाइड बाय 1 माइनस एमपीसी मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस टी। और ध्यान दीजिएगा यहाँ पे टी जो लिया गया है वो स्मॉल वाला टी लिया गया है, मतलब कि प्रोपोर्शनल जो टैक्स वाला टी है उसे कंसीडर किया गया है, राइट। अच्छा, अगर आपके पास टैक्स भी है और इंपोर्ट फंक्शन भी है, अगर क्वेश्चन में आपको टैक्सेस भी दे रखे हैं और इंपोर्ट फंक्शन भी दे रखे हैं और आपसे कहा जाए कि मल्टीप्लायर निकालो, तो इस मल्टीप्लायर का नाम होता है फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर। क्वेश्चन में अगर टैक्सेस भी हैं और इंपोर्ट फंक्शन भी है तो जो मल्टीप्लायर निकलता है वो होता है फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर। इसका फॉर्मूला क्या होता है? सर 1 डिवाइड बाय 1 माइनस बी मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस टी। ये वही फॉर्मूला है टैक्सेस वाला, बस इसके अंदर अब आपको ऐड करना है स्मॉल एम। ये स्मॉल एम क्या है? ये आपकी इंपोर्ट की प्रोपेंसिटी है कि आप अपनी इनकम का कितना परसेंट इंपोर्ट पे खर्च करते हो, आप अपनी इनकम का कितना परसेंट इंपोर्ट पे खर्च करते हो, ये उसको रिप्रेजेंट करता है, राइट। अच्छा, इंपोर्ट फंक्शन क्या हो सकता है? इंपोर्ट फंक्शन क्या हो सकता है? इंपोर्ट फंक्शन इज इक्वल्स टू एम बार प्लस आपका इंपोर्ट प्रोपेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वाई। इंपोर्ट फंक्शन इज इक्वल्स टू ऑटोनॉमस इंपोर्ट एम बार प्लस इंपोर्ट प्रोपेंसिटी स्मॉल एम मल्टीप्लाइड बाय वाई, ठीक है। अच्छा, ट्रेड बैलेंस अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है तो ट्रेड बैलेंस का मतलब कुछ भी नहीं है। ट्रेड बैलेंस इज नथिंग बट नेट एक्सपोर्ट्स। ट्रेड बैलेंस इज नथिंग बट योर नेट
एक्सपोर्ट्स। इसके बाद कुछ बेसिक से फॉर्मूले। एपीसी क्या होता है? एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, सी अपॉन वाई। एपीएस क्या होता है? एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, एस अपॉन वाई। एपीसी प्लस एपीएस क्या होता है? इक्वल्स टू 1। एमपीसी क्या होता है? डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। एमपीएस क्या होता है? डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई। एमपीसी प्लस एमपीएस हमेशा किसके बराबर होते हैं? 1। ये बेसिक फॉर्मूलाज है। देखिए जल्दी जल्दी फॉर्मूलाज कराए गए हैं, मुझे उम्मीद है आपने पहले पढ़ रखा है। ये वो समय नहीं है जहां पर आप कॉन्सेप्ट समझने बैठे हो, टाइम ही नहीं है आपके पास। अगर आपने पहले चीजें नहीं भी पढ़ी है, अगर आप ये फॉर्मूले लर्न कर लेते हो, देन ऑल्सो यू विल बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चंस। बिना लॉजिक जाने अगर आप ये चीजों को याद भी कर लेते हो दोस्त, तो फ्लैट क्वेश्चंस आते हैं, आप इजीली उन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। लेकिन ये तभी जब आपने पढ़ नहीं रखा। पढ़ रखा है तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है, राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं अब हम लोग क्वेश्चंस इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल के। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन मॉड्यूल में जो गिवन है वो है व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एपीएस, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एपीएस व्हेन C is 200 and Y is 1000। तो अब आपको पता है Y किसके बराबर होता है? Y जो है वो C प्लस S के बराबर होता है। तो S किसके बराबर हो जाएगा? S हो जाएगा Y माइनस C। Y है 1000 और C है 200, यानी कि आपके पास सेविंग कितनी निकल आएंगी? सेविंग्स आपके पास निकल आएंगी 800 की। अब आपको एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव निकालना है। एपीएस जो होता है वो बराबर होता है S अपॉन वाई। एस आ रहा है आपके पास 800, वाई है आपके पास 1000। इसको अगर आपने सॉल्व कर लिया तो निकल कर आ जाएगा 0.80, राइट। इसके बाद अगला क्वेश्चन गिवन है, एस गिवन है, वाई गिवन है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। आप सीधे सीधे 450 को 1200 से डिवाइड कर देंगे, आपके पास एपीएस निकल कर आ जाएगा। 450 को 1200 से डिवाइड कर दिया, 0.375 का एपीएस निकल कर आ गया। कैलकुलेट करना है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। हमें क्या निकालना है? एमपीसी निकालनी है बी। और हमें निकालना है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, यानी कि हमें फाइंड करना है 1 माइनस बी फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा अबाउट एन इकोनॉमी। हमारे पास नेशनल इनकम गिवन है, यानी कि हमारे पास वाई गिवन है। हमारे पास ऑटोनॉमस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर गिवन है, यानी कि सी बार गिवन है। और हमारे पास इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर गिवन है, यानी कि आई गिवन है। अब मैंने आपको क्या बताया था? मैंने आपको क्या बताया था? एडी किसके बराबर होता है? जब इकोनॉमी इक्विलिब्रियम पे होती है तो एडी किसके बराबर होती है? एडी आपके एएस के बराबर होती है। एएस की जगह पर मैं ये लिख सकता हूं कि ये वाई के बराबर होती है, क्योंकि एएस जो है वो वाई के बराबर होता है, वो वाई के बराबर होता है। तो एडी किसके बराबर हो गई? एडी किसके बराबर हो गई? वाई के बराबर हो गई। तो वाई इज इक्वल्स टू एडी होता है, राइट। अब जब क्लोज्ड इकोनॉमी होती है और गवर्नमेंट भी एग्जिस्ट नहीं कर रही होती है, तो आपका ईडी में क्या निकल कर आता है? आपका ईडी में निकल कर आता है सी प्लस आई। वाई इज इक्वल्स टू सी प्लस आई। आपको वाई पता है, वाई 2500 है। सी का मतलब कंजम्पशन फंक्शन। सी की जगह पे मैं लिखता हूं सी बार प्लस बी वाई प्लस आई, ठीक है। मुझे सी बार पता है, मुझे सी बार पता है, सी बार है 300। बी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम मुझे फाइंड करना है। वाई मुझे पता है 2500 की है और आई मुझे पता है 100 की है। अब मुझे इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेना है, मेरा सारा काम हो जाएगा। 2500 प्लस 400, 2500 इज इक्वल्स टू 400 प्लस 2500 बी प्लस 2500 बी। B is equals to 2100 divided by 2500, 2100 divided by 2500। तो B आपके पास निकल कर आ गया है 0.84। B बोले तो MPC आपके पास निकल कर आ गया है 0.84। तो आपका MPS कितना हो जाएगा? 1 माइनस बी, दैट इज 1 माइनस 0.84 विच इज इक्वल्स टू 0.16। तो आपका MPS आ जाएगा बेटा 0.16, MPC आ जाएगा 0.84। एन इकोनॉमी इज इन इक्विलिब्रियम, कैलकुलेट द नेशनल इनकम। हमें नेशनल इनकम निकालनी है, यानी कि वाई निकालना है फ्रॉम द फॉलोइंग। हमें ऑटोनॉमस कंजम्पशन गिवन है, सी बार गिवन है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव गिवन है, यानी कि हमें 1 माइनस बी गिवन है। तो अगर मुझे मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम निकालना है तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कितनी हो जाएगी? 0.8। एमपीसी और एमपीएस मिला के 1 होते हैं, और अगर एमपीएस 0.2 है तो एमपीसी 0.8 होगा।
मुझे इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर दिया हुआ है 200। अगेन मैं क्लोज्ड इकोनॉमी की इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन लिख देता हूं, y इज इक्वल्स टू सी प्लस आई। क्लोज्ड इकोनॉमी और गवर्नमेंट भी एग्जिस्ट नहीं करती है, मतलब टू सेक्टर मॉडल। टू सेक्टर मॉडल की आपकी इक्विलिब्रियम की कंडीशन हो गई y इज इक्वल्स टू सी प्लस आई। अब इसको और स्ट्रेच कर देते हैं, y इज इक्वल्स टू सी बार प्लस बी वाई प्लस आई। y इज इक्वल्स टू सी बार प्लस बी वाई प्लस आई। अब जो जो चीजें गिवन है पुट कर दो। y हमको फाइंड करना है, सी बार हमको 100 पता है, b हमको 0.80 पता है, y हमको फाइंड करना है, i हमको 200 गिवन है। y माइनस 0.80y इज इक्वल्स टू 300, 0.20y इज इक्वल्स टू 300, 300 डिवाइड बाय 0.2 y। इनकम आपके पास निकल कर आ जाएगी 1500। इनकम आपके पास निकल कर आ जाएगी 1500। सपोज करिए कंजम्पशन ऑफ एन इकोनॉमी गिवन है C इज इक्वल्स टू 20 प्लस 0.6y और इन्वेस्टमेंट क्वेश्चन में गिवन है I इज इक्वल्स टू 10 प्लस 0.2y। हमें इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम निकालना है। बिल्कुल आसान है, आपको बस कुछ नहीं करना है, y इज इक्वल्स टू सी प्लस आई। y इज इक्वल्स टू सी प्लस आई, इस चीज को ध्यान रखना है। y आपको फाइंड करनी है, c का फंक्शन गिवन है, नोट कर लो 20 प्लस 0.60y। इन्वेस्टमेंट का फंक्शन भी गिवन है आपको 10 प्लस 0.20y। इस इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए, y इज इक्वल्स टू 30 प्लस 0.80y। y के लिए आप लोग सॉल्व कर लेंगे, आपके पास आंसर निकल कर आ जाएगा बेटा 150 का। y के लिए सॉल्व करोगे आंसर निकल के आएगा 150 का। बिल्कुल ही आसान चैप्टर है, कोई भी टेंशन नहीं है। सपोज करिए आपके पास कंजम्पशन फंक्शन गिवन है c इज इक्वल टू 7 प्लस 0.5y। इन्वेस्टमेंट आपके पास गिवन है 100। आपको फाइंड करना है इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ कंजम्पशन और इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ सेविंग्स। चलो करते हैं वाला क्वेश्चन। आपको पता है y किसके बराबर होता है, y बराबर होता है c प्लस आई के। इस इक्वेशन को और अगर खोलेंगे तो हमारे पास निकल के आएगा c बार प्लस MPC मल्टीप्लाइड बाय इनकम और i आपको गिवन है 100। ठीक है, इसको आपने सॉल्व किया, y इज इक्वल्स टू 107 प्लस 0.50y। y इज इक्वल्स टू 107 डिवाइड बाय 0.50y विच इज इक्वल्स टू 240। मेरे पास y निकल कर आ गया है 214। ठीक है, तो पहला काम मैंने कर लिया, मैंने इनकम फाइंड कर ली, इनकम मेरे पास आ गई है 214। अब वो कंजम्पशन पूछ रहा है। कंजम्पशन दो तरीके से निकल सकता है। एक तरीका है y इज इक्वल्स टू सी प्लस आई होता है। आपको y पता है 214 है, c आपको पता करना है, i आपको पता है 100, c निकल आएगा 114। एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका था कि आप c बार के फंक्शन में डाल दीजिए, c के फंक्शन में डाल दीजिए। c इज इक्वल्स टू सी बार, सी बार आपको पता है 7 है, 0.50 और y कितना है आपके पास, y है आपके पास 214। अगर आप इसे भी सॉल्व कर लेंगे तो आपके पास निकल कर आएगा 114। 214 का 0.5 होता है 107, 107 प्लस 7 114। तो आप चाहे तो इस इक्वेशन में डाल के भी c निकाल सकते हैं, चाहे तो इस इक्वेशन में डाल के भी आप c निकाल सकते हैं। अच्छा, इसके बाद आपने दो काम कर लिए, सेविंग्स निकालनी है। सेविंग्स निकालना बहुत आसान है। y किसके बराबर होता है, c प्लस s के बराबर होता है। आपको y पता है 214 है, आपको c पता है 114 है, तो ऑब्वियस है s किसके बराबर होगा, s 100 के बराबर होगा, राइट। अगर आपको क्वेश्चन में कंजम्पशन फंक्शन गिवन है c इज इक्वल्स टू 250 प्लस 0.80y और आपको i गिवन है 300 का, क्वेश्चन पूछ रहा है कि y c और s क्या होगा। बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन आ गया फिर से। तो y इज इक्वल्स टू 250 प्लस 0.80y प्लस 300। ये क्या किया सर आपने, बेटा वही जो इतनी देर से कर रहा हूं, c प्लस आई, राइट। तो y इज इक्वल्स टू 550 प्लस 0.80y, y इज इक्वल्स टू 550 डिवाइड बाय 0.20। मेरे पास इक्विलिब्रियम इनकम निकल कर आ गई है 2750। अब मुझे पता है y किसके बराबर होता है, c प्लस आई के बराबर होता है। 2750 प्लस c, 2750 इज इक्वल्स टू c प्लस 300 i।
आई में मेरे पास 300 है, राइट। तो मैंने सी फाइंड कर लिया, सी निकल कर आ गया मेरे पास 242450। अब मुझे ये पता है कि y जो होता है वो c प्लस एस के बराबर भी होता है। y है 2750, c है 2450, तो s कितनी होगी, s होगी 300। अच्छा, एक और चीज समझना, जैसे AD AS के बराबर होता है इक्विलिब्रियम में, जब टू सेक्टर मॉडल होता है, जब टू सेक्टर मॉडल होता है तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो भी आपके सेविंग्स के बराबर होती है। टू सेक्टर मॉडल में जब इक्विलिब्रियम होगा तो इन्वेस्टमेंट किसके बराबर होंगी, सेविंग्स के बराबर होंगी। ये देखिए, इन्वेस्टमेंट भी आपकी 300 थी और सेविंग्स भी आपकी क्या निकल कर आई है, 300 निकल कर आई है। एक्सक्यूज मी। हाँ जी, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे। अगर आपको सेविंग फंक्शन दिया हुआ है s इज इक्वल्स टू s इज इक्वल्स टू -10 प्लस 0.2y, ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट दे रखी है 50 करोड़ की, आपको फाइंड करना है इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, आपको फाइंड करना है इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम कंजम्पशन, एंड इफ इन्वेस्टमेंट इंक्रीजेस परमानेंटली, if investment increases permanently by 5 crore, what will be the new level of income and consumption? What will be the new level of income and consumption? तो क्वेश्चन में आपको सेविंग्स फंक्शन दिया हुआ है और आपसे पूछा जा रहा है इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम क्या होती है। तो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम के लिए आप इक्वेशन यूज करते हो y इज इक्वल्स टू सी प्लस आई। सी का मतलब होता है कंजम्पशन फंक्शन। अब क्वेश्चन में अगर आपको कंजम्पशन फंक्शन नहीं दिया है, आपको सेविंग फंक्शन दिया हुआ है, तो आप सेविंग फंक्शन से कंजम्पशन फंक्शन बना सकते हो। सेविंग फंक्शन का -10 आपको बताता है डिस सेविंग ड्यू टू ऑटोनॉमस कंजम्पशन, डिस सेविंग ड्यू टू ऑटोनॉमस कंजम्पशन। आप जब इनकम नहीं थी तो 10 रुपए कंज्यूम कर रहे थे, वो 10 रुपए का कंजम्पशन आप कैसे कर रहे थे, आप पुरानी सेविंग्स यूज कर रहे थे। तो आपने जो पुरानी सेविंग्स यूज करी तो आपकी पुरानी सेविंग 10 से कम हो गई, इसका मतलब आपका कंजम्पशन कितने का रहा होगा, 10 का रहा होगा। तो ऑटोनॉमस कंजम्पशन आपका 10 का है। ये 0.2 किसको डिनोट कर रहा है, ये डिनोट कर रहा है 1 माइनस बी को। सेविंग फंक्शन में जो 0.2 है वो किसको डिनोट कर रहा है, 1 माइनस बी को, एमपीएस को। तो इसका मतलब मेरा एमपीसी 0.8 रहेगा, इसका मतलब मेरा एमपीसी 0.8 रहेगा। और y मुझे पता नहीं है, इन्वेस्टमेंट मुझे पता है 50 करोड़ की है। इस इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए, y इज इक्वल्स टू 60 प्लस 0.80y, y इज इक्वल्स टू 60 डिवाइड बाय 0.20, यानी कि आपका इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम जो है वो 300 करोड़ का है। इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम जो है वो आपका 300 करोड़ का है। अब y अगर 300 है तो y किसके बराबर होती है, c प्लस आई के बराबर होती है। y अगर आपके पास 300 है, c आपको पता नहीं है, i 50 है, तो c निकल आएगा, c निकल आएगा 250। ठीक है, देखिए y आपके पास 300 आ रहा है और c आपके पास 250 निकल कर आ गया है। अब क्वेश्चन कहता है कि इन्वेस्टमेंट 55 करोड़ से परमानेंटली इंक्रीज हो गई, तो y इज इक्वल्स टू c, c में क्या लेंगे 10 प्लस 0.80y, सी में क्या लेंगे 10 प्लस 0.80y, और आई में अब क्या ले लेंगे, आई में अब ले लेंगे 55। इक्वेशन क्या बन गई, y माइनस 0.80y इज इक्वल्स टू 65 करोड़, y इज इक्वल्स टू 65 करोड़ डिवाइड बाय 0.20, 325। आपकी नई लेवल ऑफ इनकम कितनी हो गई, नई लेवल ऑफ इनकम कितनी हो गई 325, नई लेवल ऑफ इनकम 325। अब आपका सी पूछा जा रहा है, सी कैसे निकलेगा, सी कैसे निकलेगा सर, सी इज इक्वल्स टू नथिंग, सी इज इक्वल्स टू नथिंग वाई माइनस आई। नई इनकम 325 है, नई इन्वेस्टमेंट 55 है, 325 माइनस 55, दैट मीन्स नया कंजम्पशन कितना होगा 270, नया कंजम्पशन कितना होगा 270। राइट, अपने बेसिक फॉर्मूलाज पे आप स्टिक रहो, आपका सारा काम अपने आप हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 8 पे, व्हाट गिवन द एम्पेरिकल कंजम्पशन फंक्शन, हमें कंजम्पशन फंक्शन गिवन है c इज इक्वल्स टू 100 प्लस 0.75y,
आई हमें गिवन है 1000 रुपीज का, कैलकुलेट करना है इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। मजाक कर रहा है आपके साथ। व्हाट वुड बी द कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, इतनी देर से यही तो कर रहे हैं। y इज इक्वल्स टू सी प्लस आई। y हमको पता नहीं है, c हमको पता है 100 प्लस 0.75 y है, और हमें i पता है, i है हमारे पास 1000 का। तो y कितना हो जाएगा, y इज इक्वल्स टू 100 1100 प्लस 0.75 y, y इज इक्वल्स टू 1100 डिवाइड बाय 0.25, y आपके पास निकल कर आ जाएगा बेटा 4400 करोड़ का। क्वेश्चन ने आपसे क्या पूछा था, व्हाट वुड बी द कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम निकल कर आ रही है 4400। अब आपको बताना है कंजम्पशन फंक्शन कितना है। तो c किसके बराबर होगा, y माइनस आई के। c कितना निकल कर आ जाएगा 3400 कैसे सर, 4400 का y है और 1000 का i है, 44 में से 1000 को माइनस करिए, 3400 रुपीज निकल कर आ जाएगा। राइट एवरीवन, राइट। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इन एन इकोनॉमी इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इज इंक्रीज्ड बाय 400 करोड़। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो गया 400 करोड़ से, यानी कि आपको डेल्टा आई दिया है, डेल्टा आई 400 करोड़ का है। एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज 0.8, मतलब आपको एमपीसी दे रखा है 0.8। कैलकुलेट करना है टोटल इंक्रीज इन इनकम एंड सेविंग्स, कि हमारी इनकम कितनी इंक्रीज हुई और हमारी सेविंग्स कितनी इंक्रीज हुई। तो यहां पर अगर इन्वेस्टमेंट के बढ़ने से इनकम के इंक्रीज की बात चल रही है, तो ऑब्वियस है कि इसकी बात चल रही है मल्टीप्लायर की। बिना मल्टीप्लायर निकाले हम ये नहीं बता पाएंगे कि इतनी इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होने से इनकम कितनी इंक्रीज होगी। फर्स्ट वी नीड टू आइडेंटिफाई कि मल्टीप्लायर कितना है। तो मल्टीप्लायर को डिनोट करते हैं के से, और इसका फॉर्मूला होता है 1 डिवाइड बाय 1 माइनस एमपीसी। 1 डिवाइड बाय 1 माइनस एमपीसी, यानी कि 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.8। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो आएगा 5 टाइम्स। इसको अगर आप सॉल्व करोगे आएगा 5 टाइम्स। ये क्या डिनोट कर रहा है कि अगर 1 रुपए की इन्वेस्टमेंट आप इंक्रीज करते हो इकोनॉमी के अंदर, तो वो 1 रुपए की इन्वेस्टमेंट 5 रुपए की इनकम बनाएगी। दैट मीन्स कि अगर आपने 400 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करी, तो ये 400 करोड़ की इन्वेस्टमेंट आपकी इनकम को 2000 करोड़ से इंक्रीज कर देगी। तो इकोनॉमी में इनकम कितनी इंक्रीज हुई, 2000 करोड़। अब अगर इकोनॉमी में इनकम 2000 करोड़ इंक्रीज हुई, तो कंजम्पशन कितना इंक्रीज हुआ, कंजम्पशन कितना इंक्रीज हुआ सर। अगर हम 2000 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा कमाएंगे और हमारा मार्जिनल प्रोपेंसिटी 0.80 का है, दैट मींस हम इस 2000 करोड़ में से 1600 करोड़ रुपए कंज्यूम कर लेंगे। इंक्रीज इन कंजम्पशन 1600 करोड़ हो जाएगा। अब इंक्रीज इन कंजम्पशन मिल चुका है, इंक्रीज इन सेविंग्स कितनी हो जाएंगी सर। अगर 2000 करोड़ कमा रहे हैं और 1600 करोड़ कंज्यूम कर रहे हैं, तो डेल्टा एस हमारा कितना हो जाएगा, 400 करोड़ का। डेल्टा एस हमारा कितना हो जाएगा, 400 करोड़ का। तो ये देखिए, इंक्रीज इन सेविंग 400 करोड़ की निकल आएगी और इंक्रीज इन इनकम आपकी 2000 करोड़ की निकल आएगी। एक बोनस चीज मैंने कैलकुलेट करवा दी आपको, इंक्रीज इन कंजम्पशन। ये मांगा नहीं गया था, लेकिन अपन ने सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन नंबर 10, अगर आपकी इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो रही है 400 करोड़ से, यानी कि आपको डेल्टा आई दिया हुआ है 400 करोड़ का, जिसकी वजह से आपकी नेशनल इनकम इंक्रीज हो रही है 1600 करोड़ से, यानी कि आपको डेल्टा वाई दिया हुआ है 1600 करोड़ का। आपसे पूछा गया है कि आपका मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कितना है। तो अगर आपको डेल्टा वाई पता है, डेल्टा आई पता है, तो सबसे पहले मल्टीप्लायर निकाल लो। डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई करके मल्टीप्लायर निकाल लो। मल्टीप्लायर आ जाएगा आपके पास 4 टाइम्स का, ठीक है। फिर एक मल्टीप्लायर का फॉर्मूला होता है k इज इक्वल्स टू 1 डिवाइड बाय 1 माइनस एमपीसी। 1 डिवाइड बाय 1 माइनस एमपीसी। मल्टीप्लायर आपको पता है 4 है, 1 डिवाइड बाय 1 माइनस बी। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे, इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास निकल कर आ जाएगा b। तो ये हो जाएगा 4 माइनस 4b, या फिर मैं इसको ऐसे कर दूं, 1 माइनस बी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 4।
1 माइनस बी इज इक्वल्स टू 0.25। 1 माइनस बी किसको रिप्रेजेंट करता है? 1 माइनस बी किसको रिप्रेजेंट करता है? एमपीएस को। अगर एमपीएस 0.25 है तो ऑब्वियसली आपका एमपीसी कितना होगा? एमपीसी 0.75 होगा। राइट? समझ में आया? मल्टीप्लायर के दोनों फॉर्मूलेज यहां पर लग जाएंगे जिसकी वजह से हम एमपीसी ढूंढ पाएंगे। अगर एक इकोनॉमी है, यहां पे इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज किया जाता है 600 करोड़ से, यानी कि आपका डेल्टा आई 600 करोड़ है, और आपका मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम 0.6 है, बी आपका 0.6 है। कैलकुलेट करना है इंक्रीज इन इनकम और कैलकुलेट करना है इंक्रीज इन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। सिंपल है, पहले मल्टीप्लायर फाइंड कर लो। 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस बी, 1 डिवाइड बाय 1 माइनस 0.6, इसको अगर आपने सॉल्व किया 1 डिवाइड बाय 0.4, आपके पास मल्टीप्लायर निकल कर आएगा 2.5। आपकी इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हुई है 600 करोड़ से, तो आपका डेल्टा वाई हो जाएगा 600 मल्टीप्लाइड बाय 2.5, यानी कि इकोनॉमी में एक्स्ट्रा इनकम आएगी 1500 करोड़ की। अब इकोनॉमी में अगर एक्स्ट्रा इनकम 1500 करोड़ की आ रही है और हमारा प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम अगर 0.6 का है, तो इस केस में हमारा डेल्टा सी कितना निकल आएगा? 1500 इंटू 0.6, 1500 इंटू 0.6, यानी कि 900 करोड़ का हमारा डेल्टा सी निकल कर आ जाएगा। ठीक है, सपोज एक कंट्री है, यहां पर इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होती है 100 करोड़ से, यानी कि आपको क्या दिया हुआ है? डेल्टा आई दिया हुआ है, और यहां का कंजम्पशन फंक्शन दिया हुआ है C is equals to 10 plus 0.6y. How much increase will there take place in the national income? तो दोस्त आपको अगर कंजम्पशन फंक्शन दिया हुआ है C is equals to C bar plus BY, तो BY में B क्या है? BY में B क्या है? MPC। अगर आपको MPC पता है तो क्या आप मल्टीप्लायर फाइंड कर सकते हो? अगर आपको MPC पता है तो क्या आप मल्टीप्लायर फाइंड कर सकते हो? आपका MPC 0.6 है, तो मल्टीप्लायर कितना हो जाएगा? मल्टीप्लायर हो जाएगा 2.5। अब आपका अगर इन्वेस्टमेंट 100 करोड़ से बढ़ रहा है और आपका मल्टीप्लायर अगर 2.5 का है, तो सर आपका डेल्टा वाई नहीं निकल आएगा। आपका डेल्टा वाई निकल कर आ जाएगा 250 करोड़ का। डेल्टा वाई निकल कर आ जाएगा 250 करोड़ का। राइट? क्लियर हुई बात? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पे सपोज वी हैव द फॉलोइंग डेटा अबाउट अ सिंपल इकोनॉमी। सिंपल इकोनॉमी मतलब क्लोज्ड इकोनॉमी है, इसके अंदर एक्सपोर्ट और इंपोर्ट नहीं मिलने वाली है। आपको कंजम्पशन फंक्शन दिया हुआ है C इज इक्वल्स टू 0.75 YD। ध्यान से देखिएगा, आपको YD दे रखा है। YD का मतलब क्या हो गया? डिस्पोजेबल इनकम। इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है आपको 50, G और T बराबर है किसके? 20 के। C कंजम्पशन फंक्शन है, I इन्वेस्टमेंट है, YD डिस्पोजेबल इनकम है, G गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है और T आपका टैक्स है। आपको इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम फाइंड करनी है। तो दोस्त मैंने आपको बताया ADAS के बराबर होता है। ADAS के बराबर होता है मतलब ADY के बराबर होता है। तो मैं Y इज इक्वल्स टू AD लिख रहा हूं। ठीक है, अब y इज इक्वल्स टू AD को ओपन कर रहा हूं। AD में C आएगा, I आएगा और G आएगा। C आएगा, I आएगा और G आएगा, क्योंकि क्लोज्ड इकोनॉमी है। अब जरा ध्यान से देखेंगे, y मुझे पता नहीं है, C का फंक्शन दिया हुआ है। C बार 10 है, 0.75 आपका MPC है। YD का मतलब होता है y माइनस टी। y माइनस टी। ठीक है, y माइनस टी, और I को एज इट इज लिख देंगे, G को एज इट इज लिख देंगे। ठीक है, तो I और G आपको क्वेश्चन में गिवन है। I आपको क्वेश्चन में गिवन है 50 का और G आपको क्वेश्चन में गिवन है 20 का। अब फिर से जरा यहां पर y इज इक्वल्स टू 10 प्लस 0.75 y माइनस टी आपको क्वेश्चन में 20 गिवन है, प्लस 50 प्लस 20। ठीक है, सिंप्लीफाई कर रहा हूं अब।
y इज इक्वल्स टू 10 प्लस 0.75y माइनस 15, इसका मल्टीप्लाई करवा दिया मैंने, प्लस 50 प्लस 20, प्लस 50 प्लस 20, तो y इज इक्वल्स टू 50 प्लस 20 70, 70 माइनस 5, 65 प्लस 0.75y, y is equals to 65 divided by 0.25, 65 divided by 0.25, 260, y कितनी निकल कर आ जाएगी 260। बेटा कुछ नहीं करना है, बस इसको रख देना है, सिर्फ रख देना है, सारा काम हो जाएगा। फॉर्मूला आता है, हर चीज आती है। अब पूछ रहा है कि व्हाट इज द साइज ऑफ मल्टीप्लायर, ये तो बिल्कुल इजी था। व्हाट इज द साइज ऑफ मल्टीप्लायर, मल्टीप्लायर कैसे निकालोगे, k इज इक्वल्स टू 1 डिवाइड बाय 1 माइनस बी, k इज इक्वल्स टू 1 डिवाइड बाय 1 माइनस बी, b आपको पता है 0.75 है, तो यहां पर आ जाएगा 1 डिवाइड बाय 0.25 यानी कि 4 टाइम्स, यानी कि 4 टाइम्स, राइट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14, सपोज द स्ट्रक्चरल मॉडल ऑफ एन इकोनॉमी इज, आपको कंजम्पशन फंक्शन दिया हुआ है बेटा, आपको कंजम्पशन फंक्शन दिया हुआ है, और ध्यान से देखिए वाई डी दिया हुआ है, वाई डी मतलब डिस्पोजेबल इनकम। आपको इन्वेस्टमेंट दी हुई है 200 की, आपको जी और टी दिया हुआ है 100 का, और इस क्वेश्चन में आपको ट्रांसफर इनकम भी दिया हुआ है, टीआर भी दिया हुआ है। तो मैंने आपको क्या बताया, आपको फाइंड करना है इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम का मतलब वाई ए डी के बराबर होगा, वाई सी प्लस आई प्लस जी के बराबर होगा, ठीक है। y c की जगह पे अब मैं c का फंक्शन लिख देता हूं, c बार प्लस बी, yd का मतलब हो गया, yd का मतलब हो गया y माइनस टैक्स प्लस ट्रांसफर इनकम प्लस i प्लस g। अब मेरे पास सब कुछ खुल के आ चुका है, सिर्फ लिखना है। c बार मेरे पास है 100, b है मेरे पास 0.75, y मुझे पता नहीं है, t है मेरे पास 100, ट्रांसफर इनकम है मेरे पास 50, आई है मेरे पास 200 और जी है मेरे पास 100, ठीक है। अब इक्वेशंस को खोलते हैं, y इज इक्वल्स टू ये वाला 100, ये वाला 200 और ये वाला 100 प्लस कर देते हैं, 400 प्लस 0.75 y माइनस 50, माइनस का 100 प्लस का 50 माइनस का 50, y इज इक्वल्स टू 400 प्लस 0.75y, 50 इंटू 0.75, 37.5 माइनस का, इसको सॉल्व कर लेंगे, y माइनस 0.75y इज इक्वल्स टू 400 माइनस 37.5, 362.5, 0.25y is equals to 362.5, y is equals to 1450, चेक कर लीजिए, y is equals to 1450, राइट। क्वेश्चन नंबर 15, क्लोज्ड इकोनॉमी है, मतलब कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं है। कंजम्पशन फंक्शन दिया हुआ है c इज इक्वल्स टू 75 प्लस 0.5 y माइनस टी, मतलब कि वाई डी है ये, y माइनस टी मतलब वाई डी। इन्वेस्टमेंट आपको 80 दिया हुआ है, टोटल टैक्स, अब आपको टैक्स का फंक्शन दिया हुआ है, टैक्स का फंक्शन दिया हुआ है, टैक्स इज इक्वल्स टू 25 प्लस 0.1 y, और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर आपको 100 दिया हुआ है। इक्विलिब्रियम इनकम निकालनी है और मल्टीप्लायर निकालना है। इक्विलिब्रियम इनकम y इज इक्वल्स टू AD, y इज इक्वल्स टू C प्लस I प्लस G, y इज इक्वल्स टू C बार प्लस B, y माइनस T प्लस I प्लस G, y इज इक्वल्स टू 75 प्लस 0.5, y पता नहीं है, t हमको पता है 25 प्लस 0.10y प्लस आई आपको गिवन है बेटा 80 और g आपको गिवन है 100, राइट। यहां तक की सारी डिटेल्स आपने लिख ली। y इज इक्वल्स टू, सिंप्लीफाई करते हैं, 75 80 और 100 को ऐड कर लेते हैं, ये आ जाएगा 255 प्लस 0.50, y
-25 माइनस 0.10y। ठीक है, ब्रैकेट मैंने ये वाला ओपन कर दिया, तो माइनस का 25 माइनस का 0.10y। अब y इज इक्वल्स टू 255 प्लस 0.50 0.90y माइनस का 25। y इज इक्वल्स टू 255 प्लस 0.9 इंटू 0.5। आप बीच में से अगर कोई स्टेप गायब करना चाहते हो तो कर सकते हो। ठीक है, y इज इक्वल्स टू 255 माइनस 12.50 242.5 डिवाइड बाय 0.55 440.91 CR 440.91 CR। फॉर्मूला लिखो, वैल्यू पुट करो, आंसर बाहर। कोई दिमाग नहीं लगाना, कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, सब कुछ आसान है, थाली में परोस के मिला है बेटा, बस खाना खाना है। अब खाना भी ना खा पाओ तो बेकार है। कंजम्पशन फंक्शन दिया हुआ है c इज इक्वल्स टू 100 प्लस 0.80 y माइनस टी प्लस टी आर, तो मतलब डिस्पोजेबल इनकम है, डिस्पोजेबल इनकम है। i गिवन है, t का पूरा फंक्शन गिवन है, टी आर गिवन है, g गिवन है। ठीक है, सब कुछ तो गिवन है। y इज इक्वल्स टू ad होता है, y इज इक्वल्स टू c प्लस आई प्लस जी। आप ये वाले स्टेप्स को गायब कर सकते हो। c की जगह पे c बार प्लस b y माइनस टी प्लस टी आर प्लस आई प्लस जी। y इज इक्वल्स टू सी बार पे मैं 100 लिखूंगा, b पे 0.80, y मुझे पता नहीं है, t मुझे पता है 25 प्लस 0.10y, और टी आर हमको गिवन है 50 का। ठीक है, टी आर हमको गिवन है 50 का, आई हमको गिवन है 200 का, जी हमें गिवन है 100 का, 200 प्लस 100। ठीक है, अब इसको प्लस कर लेते हैं। y इज इक्वल्स टू 400 प्लस 0.80 y माइनस का 25 माइनस का 0.10 प्लस का 50। इक्वेशन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लिया, 400 प्लस 0.80 y में से 0.10 y चला जाएगा, 0.90 y प्लस के 50 में माइनस का 25 प्लस हो जाएगा, प्लस का 25। ठीक है, तो y इज इक्वल्स टू 400 प्लस 0.72y 25 इंटू 0.8 प्लस 20। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे, y इज इक्वल्स टू 420 डिवाइडेड बाय 0.28, 420 डिवाइडेड बाय 0.28, 1500 करोड़ की आपके पास इनकम निकल कर आ जाएगी। 1500 करोड़ की आपके पास इनकम निकल कर आ गई। राइट, इसके बाद चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 17 में। 17 में आपको कंजम्पशन फंक्शन गिवन है, t इज इक्वल्स टू 40 प्लस 0.8 yd, आपको t गिवन है 0.1 y, i गिवन है 60 करोड़ का, g गिवन है 40 करोड़ का, x गिवन है 58 का, m गिवन है 0.05 y का, मतलब कि 4 सेक्टर मॉडल इकोनॉमी है। हमें फाइंड करना है इस क्वेश्चन के अंदर लेवल ऑफ इनकम, यानी कि हमें y फाइंड करना है। नेट एक्सपोर्ट, नेट एक्सपोर्ट मतलब x माइनस m, इसको हम लोग ट्रेड बैलेंस भी बोल सकते थे। हमें फाइंड करना है ट्रेड बैलेंस। आपको बताना है नेट एक्सपोर्ट कितना होगा अगर एक्सपोर्ट इंक्रीज हो जाता है 6.25 से। तो इसको सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन रखते हैं, पहले हम लोग इसको फाइंड करते हैं और इसको फाइंड करते हैं। राइट, चलिए इक्वेशन बना लेते हैं। इक्वेशन बना लेते हैं, y इज इक्वल्स टू सी बार प्लस बी y माइनस टी प्लस आई प्लस जी प्लस x माइनस एम। राइट, y इज इक्वल्स टू सी बार आपको गिवन है 40, b आपको गिवन है 0.80, y हमको पता नहीं है, t क्वेश्चन में गिवन है 0.10 y, i क्वेश्चन में गिवन है 60, g क्वेश्चन में गिवन है 40, एक्सपोर्ट्स क्वेश्चन में गिवन है 58 और इंपोर्ट्स आपको गिवन है 0.05 y। ठीक है,
अब सारे ब्रैकेट्स को एडजस्ट करना है, उससे पहले मैं 40 को, 60 को, 40 को ऐड कर दे रहा हूं। तो y इज इक्वल्स टू 140 प्लस 0.80 इंटू 0.90y प्लस 58 माइनस 0.05y। 140 प्लस 58 करेंगे तो आएगा 198 प्लस 0.72y माइनस 0.05y। इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, 0.72 माइनस 0.05 0.67, 198 प्लस 0.67y, y इज इक्वल्स टू 198 डिवाइड बाय 0.33, 198 को 0.33 से डिवाइड कर दीजिए, आपके पास इक्विलिब्रियम इनकम आ जाएगी 600। इक्विलिब्रियम इनकम आ जाएगी 600, तो लेवल ऑफ इनकम निकल आई है 600। अब क्वेश्चन ने मेरे से पूछा था कि सर नेट एक्सपोर्ट्स कितनी है, तो नेट एक्सपोर्ट्स के लिए मुझे क्या चाहिए, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, राइट। एक्सपोर्ट मुझे क्वेश्चन में 58 गिवन है, और इंपोर्ट में क्वेश्चन ने हमको बताया था कि इंपोर्ट है 0.05y, और y मेरे पास आ चुका है 600। 600 इंटू 0.05 30, 58 माइनस 30 दैट इज 28। तो आपके पास नेट एक्सपोर्ट्स जो है वो 28 निकल आएंगे, और आपके पास जो नेशनल इनकम आ रही थी वो 600 करोड़ की आ रही थी। अब क्वेश्चन कह रहा है कि सर अगर आपकी एक्सपोर्ट्स को इंक्रीज कर दिया जाए 6.25 से, यानी कि आपकी जो नई एक्सपोर्ट्स हैं वो 58 प्लस 6.25 यानी कि 64.25 हो गई हैं, तो इसकी वजह से आपकी नेशनल इनकम में बदलाव आएगा, और नेशनल इनकम में बदलाव आएगा तो एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स में भी क्या आ जाएगा, बदलाव आ जाएगा। तो अब नई इक्वेशन में आपको क्या करना है, नई इक्वेशन में आपको एक्सपोर्ट्स को 64.25 रखना है, फाइंड करनी है नई नेशनल इनकम, और बाद में आपको उसके बेसिस पे x माइनस एम फाइंड कर लेना है। बिल्कुल इजी है। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 18 के अंदर एक इकोनॉमी है, कैरेक्टराइज बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। कंजम्पशन फंक्शन हमें गिवन है 60 प्लस 0.9 YD, आई हमको दिया हुआ है 10, जी हमको दिया हुआ है 10, और टैक्स हमको दे रखा है 0। टैक्स अगर 0 है तो इसका मतलब ये हो गया y और YD दोनों हमेशा बराबर होंगे। अगर टैक्सेस एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं तो y और YD बराबर होंगे। एक्सपोर्ट्स दे रखे हैं 20, और इंपोर्ट का पूरा फंक्शन दे रखा है m इज इक्वल्स टू 10 प्लस 0.05y। आपको इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम निकालनी है, तो y जो है वो बराबर होता है AD के, y जो है वो बराबर होता है C प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम के, y जो है वहां पर लिख देंगे 60 प्लस 0.90 y माइनस टी आपके पास 0 है, i क्वेश्चन में 10 है, g क्वेश्चन में 10 है, x क्वेश्चन में 10 है, और इंपोर्ट्स आपके पास हैं 10 प्लस 0.05y। ठीक है, शुरू हो जाइए। 60 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10, तो 30 प्लस 60 हो गया आपके पास 90। 90 प्लस 0.90y माइनस 10 माइनस 0.05y, ब्रैकेट ओपन हो जाएगा, तो माइनस का 10 और माइनस का 0.05y आ जाएगा। y इज इक्वल्स टू 80 प्लस 0.85y, y is equals to 80 divided by 0.15, 533.33, 533.33। नहीं सर, कहीं कुछ गड़बड़ कर गए आप, सर आप कहीं कुछ गड़बड़ कर गए। एक्सपोर्ट्स 10 नहीं थी बेटा, एक्सपोर्ट्स 20 थी, एक्सपोर्ट्स 10 नहीं थी, एक्सपोर्ट्स 20 थी। दैट मीन्स ये 100 आएगा, दैट मीन्स ये 90 आएगा, दैट मीन्स ये 90 आएगा। ठीक है, 90 को 0.15 से डिवाइड कर दिया, y आपके पास निकल कर आ गया 600।
तो व्हाट इज द इक्विलिब्रियम इनकम? इक्विलिब्रियम इनकम इज 600 करोड़। ट्रेड बैलेंस, ट्रेड बैलेंस मतलब एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। ट्रेड बैलेंस का मतलब एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स। तो एक्सपोर्ट्स तो आपको पता है 20 की है, इंपोर्ट में पूरा फंक्शन गिवन है 10 प्लस 0.05, वाई की जगह पे 600 लिख देंगे। तो 20 माइनस 600 इंटू 0.05, 30 प्लस 10 40, 20 माइनस 40। तो ट्रेड बैलेंस आपका निकल कर आ रहा है माइनस का 20, मतलब नेट एक्सपोर्ट्स नहीं हो रही है, नेट इंपोर्ट हो रही है। अब इसके बाद आपसे पूछा गया है फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर। तो फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर का फॉर्मूला मैंने आपको भी बताया था। फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस बी 1 माइनस टी प्लस एम, 1 माइनस बी प्लस 1 माइनस टी प्लस एम। ठीक है, तो 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस बी, बी आपके पास कितना गिवन है? बी आपके पास कितना गिवन है? 0.90, 0.90। इस क्वेश्चन में टैक्सेस है नहीं। और m आपको गिवन है 0.05। 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.90 प्लस 0.05 इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय 0.10 प्लस 0.05, 1 डिवाइडेड बाय 0.15 which is equals to 6.66, 6.66। राइट मेरे बच्चों, क्लियर हो गई बातें? समझ में आया फंडा? जी सर, आ गया समझ में। अब आ जाओ एप्लीकेशन ओरिएंटेड क्वेश्चंस में। एप्लीकेशन ओरिएंटेड क्वेश्चंस में अगर एक 2 सेक्टर इकोनॉमी है और बिजनेस सेक्टर जो है वो 7000 यूनिट्स एट एन एवरेज प्राइस ऑफ 5 प्रोड्यूस करता है, तो व्हाट इज द मनी वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट? सिंपल, 7000 यूनिट को 5 से मल्टीप्लाई करा दीजिए, आपके पास मनी वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट आ जाएगी। व्हाट इज द मनी इनकम ऑफ द हाउस होल्ड? 2 सेक्टर इकोनॉमी है, जो हाउस होल्ड कमाएगा वो पूरा खर्च करेगा, वो बिजनेस के पास पहुंच जाएगा, बिजनेस जो कमाएगा वो फैक्टर इनकम के रूप में हाउस होल्ड को दे देगा। तो जो बिजनेस ने कमाया वो हाउस होल्ड के पास पहुंचता है और जो हाउस होल्ड ने बनाया वो बिजनेस के पास पहुंचता है, तभी सर्कुलर फ्लो कंप्लीट होता है। यानी कि हाउस होल्ड की इनकम भी 35,000 निकल कर आ जाएगी। If households spend 80% of their income, what is the total consumer expenditure? तो 35,000 कमाया जाता है और 80% उसमें खर्च हो जाता है। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज 0.8, हर 1 रुपए पे 80 पैसा खर्च हो रहा है। तो हाउस होल्ड ने अगर 35,000 कमाए हैं, हाउस होल्ड ने अगर 35,000 कमाए हैं, उसका 0.8 उसने खर्च कर दिया, तो खर्च करेगा आपका 28। वॉट शुड हैपन टू द लेवल ऑफ आउटपुट? अगेन मैंने आपको बताया, अब जब हाउस होल्ड 28,000 खर्च कर रहा है तो ये इनकम किसके पास पहुंचेगी? बिजनेस के पास। बिजनेस की इनकम कितने की हो जाएगी? 28,000 की। द बिजनेस सेक्टर मेक्स द पेमेंट ऑफ 35,000 टू प्रोड्यूस द आउटपुट, वेयर एज द हाउस होल्ड परचेज ओनली द आउटपुट वर्थ ऑफ रुपीज 28,000 of what is produced. Therefore, the business has unsold inventory valued at rupees 7,000. They should be expected to decrease the output. हाउस होल्ड ने केवल 28,000 रुपए खर्च करे, जबकि बिजनेस 35,000 रुपए का प्रोडक्ट बनाकर बैठा हुआ है, तो बिजनेस के पास 7,000 रुपए का माल अनसोल्ड रह जाएगा। अगली बार वो क्या करेगा? 7,000 यूनिट्स कम प्रोड्यूस करेगा। अगली बार वो क्या करेगा? 7,000 यूनिट्स कम प्रोड्यूस करेगा। एज्यूम करिए इकोनॉमी में एक कंजम्पशन फंक्शन है, इकोनॉमी के अंदर कंजम्पशन फंक्शन है C is equals to 500 plus 0.80y. What will be the consumption when disposable income is 4,000, 5,000 and 6,000? सिंपल है, y की जगह पे एक बारी 4,000 रखो, एक बारी 5,000 रखो, एक बारी 6,000 रखो। तो अगर 4,000 रखूंगा तो 4,000 इंटू 0.8 प्लस 500, मेरा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर निकलेगा 3,700 का, राइट। और अगर मैं 5,000 रखूंगा तो 5,000 इंटू 0.8 प्लस 500 निकलेगा 4,500 का, ठीक है। और अगर मैं कमाऊंगा 6,000 तो 500 रुपए से 800 रुपए से और बढ़ जाएगा, मेरा निकलेगा 5,300। बेसिकली आपको y जो है वो चेंज करते जाना है, आपका आंसर निकलता जाएगा। फाइंड द सेविंग व्हेन द डिस्पोजेबल इनकम इज 4, 5 एंड 6। सर जब आप 4,000 कमाते हो तो आप 3,700 खर्च करते हो, तो आपकी सेविंग्स कितनी होंगी? आपकी सेविंग्स होंगी 300।
जब आप 5,000 कमाते हो तो आप 4,500 खर्च करते हो, आपकी सेविंग्स कितनी होंगी? आपकी सेविंग्स होंगी 500। जब आप 6,000 कमाते हो तब आप 5,300 खर्च करते हो, आपकी सेविंग्स कितनी होंगी? 700। What amount of consumption for consumption function C is autonomous? What amount of consumption for consumption function C is autonomous? अब वो क्या पूछ रहा है? C कितने के लिए autonomous है? तो C autonomous है 500 के लिए। भाई यही तो C बार है, यही तो C बार है, तो आपका autonomous consumption कितना है? 500। इसके बाद what amount is included when disposable income is rupees 4,000, is rupees 5,000, is rupees 6,000? Induced consumption is the amount of consumption that depends upon the level of income. Consumption is 3,700 when disposable income is 4,000. Since 500 is autonomous, 3,200 of 3,700 of the consumption is induced by disposable income. Similarly, induced consumption is 4,000 when the disposable income is 5,000 and 4,800 when the disposable income is 6,000. तो वो क्या बोल रहा है कि इंड्यूस कंजम्पशन इज द अमाउंट ऑफ कंजम्पशन दैट डिपेंड्स अपॉन द लेवल ऑफ इनकम। आपकी इनकम पे जो कंजम्पशन डिपेंड करता है वो कौन सा है? वो इंड्यूस्ड है। ऑटोनॉमस तो जरूरत है, इनकम हो चाहे ना हो वो आपको करना है। तो इंड्यूस्ड कंजम्पशन जो है वो आपका इनकम से इंक्रीज होता है। द मोर यू अर्न द मोर इज द कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, और वो जो मोर हो रहा है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर वो किसकी वजह से है? इंड्यूस्ड कंजम्पशन की वजह से, राइट? क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ द मल्टीप्लायर व्हेन एमपीसी 0.2। बिल्कुल इजी है भाई, एमपीसी 0.2 है तो मल्टीप्लायर कितना निकलेगा? एमपीसी 0.5 है, मल्टीप्लायर कितना निकलेगा? एमपीसी 0.8 है, मल्टीप्लायर कितना निकलेगा? फॉर्मूले में पुट कर देना, आ जाएगा। लीनियर कंजम्पशन फंक्शन C इज इक्वल टू 700 प्लस 0.8y, आई 1200 है, नेट एक्सपोर्ट्स 100 है, फाइंड करने को कह रहा है इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट। क्वेश्चन में G नहीं गिवन है, तो आपको पता है y किसके बराबर होता है? C प्लस आई प्लस G प्लस x माइनस m के बराबर होता है। C आपको गिवन है 700 प्लस 0.80y, I आपको गिवन है 1200, G आपको गिवन नहीं है, 0 ले लिया, x माइनस m आपको 100 दिया हुआ है। 700 प्लस 1200 प्लस 100, 700 प्लस 1200 प्लस 100 2000 हो गया। 0.20y इज इक्वल्स टू 2000 हो गया। y के लिए सॉल्व करेंगे तो आपके पास निकल कर आ जाएगा 10,000। तो आपका इक्विलिब्रियम लेवल कितना आ रहा है? इक्विलिब्रियम लेवल आ रहा है आपका 10,000। सपोज एक इकोनॉमी है, वहां पर आपके पास कंजम्पशन फंक्शन दिया हुआ है 100 प्लस बी वाई माइनस 50 माइनस टी वाई, वाई माइनस 50 माइनस टी वाई, और आई आपको दिया हुआ है 50, जी आपको दिया हुआ है 50, एक्स दिया हुआ है 10 और एन का पूरा फंक्शन दिया हुआ है, एम का पूरा फंक्शन दिया हुआ है, और एमपीसी 0.8 दिया हुआ है, प्रोपोर्शनल टैक्स 0.25 दिया हुआ है। आपसे कह रहा है कि इक्विलिब्रियम नेशनल इनकम निकालो, फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर निकालो और इक्विलिब्रियम वैल्यू ऑफ इंपोर्ट बताओ। ठीक है सर, कर लेंगे, बहुत आसान है, बहुत आसान है, सिर्फ वैल्यू को पुट करना है आपको। y इज इक्वल्स टू c प्लस आई प्लस g प्लस x माइनस m। c में c का फंक्शन लिख दीजिए, c बार प्लस b yd, y माइनस t प्लस टी वाई प्लस आई प्लस जी प्लस x माइनस m। ठीक है, ये सब मैं पहले लिख देता हूं। m में भी मेरे पास पूरा फंक्शन गिवन है 5 प्लस 0.1y, 5 प्लस 0.1y। अब सारी फिगर्स को लिखना शुरू करो। सी बार गिवन है मुझे 100, सी बार मुझे गिवन है 100, बी मेरे को गिवन है 0.80, y मुझे पता नहीं है, t मुझे पता है 50 है, स्मॉल t क्वेश्चन में बताया गया है 25 है, y मुझे पता नहीं है, i मुझे पता है 50 है, g मुझे पता है 50 है, x मुझे पता है, x मुझे पता है 10 है, और 5 प्लस 0.10y। इस पूरी इक्वेशन को खोल देंगे बेटा, काम बन जाएगा। इसमें 100 को, ये वाले 50 को, ये वाले 50 को और ये वाले 10 को प्लस कर लो, तो आपके पास आ जाएगा 210 प्लस 0.80
y माइनस 50 माइनस 0.25y माइनस 5 प्लस 0.10y, ठीक है। 210 प्लस 0.80 y 0.75y माइनस 50 माइनस 5 माइनस 0.10y 210.75 इंटू 0.8 0.60y माइनस 40 माइनस 5 माइनस 0.10y y इज इक्वल्स टू 210 में से 45 माइनस कर दो, 210 में से 45 माइनस कर दो 165, 0.6y में से 0.10y माइनस कर दो 0.50y, तो y आपके पास निकल के आएगा 165 डिवाइड बाय 0.5 330। इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम निकल कर आ गई है आपके पास 330 की, राइट। आप चाहें तो इसको इस फॉर्मूले से भी याद कर सकते हैं, पर ये मैं आपको एडवाइज नहीं करूंगा कि आप ये याद करो। मैं एडवाइज नहीं करूंगा आप ये याद करो, क्योंकि इसमें आप कंफ्यूज हो जाओगे। आप बस यही वाली इक्वेशन को याद रखो, सारा काम आपका हो जाएगा, राइट। ठीक है सर। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर उसने आपसे और क्या मांगा था? इस क्वेश्चन में आपने उससे और क्या मांगा था? फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर मांगा था। फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर कैसे निकलेगा? फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर कैसे निकलेगा सर? फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर निकलेगा 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस बी 1 माइनस टी प्लस एम, ठीक है। 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस बी आपको गिवन है 0.80, ये आपको गिवन है 0.25 और m आपको गिवन है 0.10। m में हमें स्मॉल वाला m लेना है बेटा, m में हमें स्मॉल वाला m लेना है 0.1, ठीक है। इसको अब अगर आप सॉल्व करोगे तो 0.8 का 0.75 0.6 0.6 1 माइनस 0.6 प्लस 0.10 1 डिवाइडेड बाय 0.5 प्लस 0.10 नहीं 0.4 प्लस 0.10 1 डिवाइड बाय 0.50 इज इक्वल्स टू 2। तो फॉरेन मल्टीप्लायर निकल आया 2। फिर उसने आपसे पूछी थी कि इंपोर्ट कितनी हो रही है। m का फंक्शन उसने दिया हुआ था, m का फंक्शन उसने दिया हुआ था 5 प्लस 0.10y, तो 5 प्लस 0.10 इंटू 330 आपकी नेशनल इनकम कितनी निकली है? नेशनल इनकम कितनी निकली है? नेशनल इनकम निकली है 330। इसको अगर आपने सॉल्व कर लिया 330 इंटू 0.1 प्लस 5, m निकल कर आ जाएगा 38, m निकल कर आ जाएगा 38। इसी क्वेश्चन का बी पार्ट, इफ द इक्विलिब्रियम नेशनल इनकम फॉल शॉर्ट ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट इनकम बाय 50 करोड़, तो नेशनल इनकम फुल एम्प्लॉयमेंट इनकम से कम है बाय 50, हाउ मच गवर्नमेंट शुड इंक्रीज इट्स एक्सपेंडिचर टू अटेन द फुल एम्प्लॉयमेंट। तो गवर्नमेंट अपना खर्चा कितना बढ़ाए कि आपका फुल एम्प्लॉयमेंट आ जाए, मतलब इन्वेस्टमेंट कितनी इंक्रीज करी जाए कि फुल एम्प्लॉयमेंट आ जाए। तो सबसे पहला काम मल्टीप्लायर फाइंड कर लो। मल्टीप्लायर आपके पास है, मल्टीप्लायर 2 आ रहा है आपके पास। मल्टीप्लायर कितना आ रहा है आपके पास? मल्टीप्लायर जो आ रहा है बेटा वो 2 आ रहा है। तो आपको मल्टीप्लायर पता है और हमें हमारी इनकम को 50 से इंक्रीज करना है। हमारी फुल एम्प्लॉयमेंट से इनकम कितनी शॉर्ट है? फुल एम्प्लॉयमेंट से इनकम शॉर्ट है 50। फुल एम्प्लॉयमेंट से इनकम कितनी शॉर्ट है? फुल एम्प्लॉयमेंट से इनकम शॉर्ट है आपकी 50। और अगर आपकी इनकम 50 शॉर्ट है तो इसको अगर आप 2 से डिवाइड कर दो, मतलब मल्टीप्लायर से अगर आप डिवाइड कर दो, तो आपका काम क्या हो जाएगा बेटा? राइट। तो दोस्त इसमें बस एक ही क्वेश्चन रहता है, क्वेश्चन नंबर 6, नहीं 2 क्वेश्चन रहते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7। ये बिल्कुल सिमिलर है। आई वांट कि ये क्वेश्चन आप लोग खुद सॉल्व करो। मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करा दिए हैं, मैं चाहता तो मैं ये भी करा देता, बट आई वांट कि कुछ क्वेश्चंस आप लगा लो, खासकर ये 2 क्वेश्चंस, ताकि आपका हाथ जो है वो सेट हो जाए, राइट। उम्मीद करता हूँ आपने सेशन एंजॉय किया होगा। अगर किया है तो लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा। टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे।